चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इंट्रोडक्शन, कंपैरेटिव स्टडी, अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब इंट्रोडक्शन में क्या गिवन है कि कोल्ड वार के बाद बहुत सारे नेशंस वर्ल्ड के अंदर अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए, और जिनमें से जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थे वो था सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन, G8, G7, G20, ब्रिक्स। इनमें से इंडिया भी बहुत सारी कंट्रीज़ का मेंबर था। इन द सेम मैनर जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वो भी इसकी मेंबर थी। अब बात आती है कि हम कंपैरेटिव डेवलपमेंट करते क्यों हैं, ताकि हम अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जान सकें। इस वजह से हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डेवलपमेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड पेज पे हमें दिया हुआ है डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो तीनों कंट्री हैं जिनके फ्लैग हमें पिक्चर में दिखाए भी हुए हैं, इनमें क्या बताया गया है कि जो इंडिया है उसने फ्रीडम ली थी 1947 में, पाकिस्तान है उसने फ्रीडम ली थी 1947 में, सेम ईयर, एक दिन पहले हमसे आज़ाद हो गया था। और तीसरा है चाइना। यहाँ पे चाइना, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था। इट मीन्स कि जो तीनों कंट्रियाँ जब इंडिपेंडेंट हुई थी, तीनों में सिमिलैरिटी थी, सभी कुछ सेम कंडीशन में था, ऑलमोस्ट सेम कंडीशन में था। अब जो यहाँ पे हमें नियर अबाउट 7 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें यही बताया हुआ है कि जो पाकिस्तान है वो 5 ईयर प्लान्स अपने फॉलो कर रहा है, और 12th 5 ईयर प्लान वो 2018 से 2013 वाला फॉलो कर रहा है। और जो चाइना है वो अपना 14th 5 ईयर प्लान 2021 से 25 तक का फॉलो कर रहा है। और इंडिया ने अपने 5 ईयर प्लान को रेस्ट दे दिया है। अब इंडिया 5 ईयर प्लान्स को फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि उसको चेंज कर दिया गया है एक इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बोले तो नीति आयोग। ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है चाइना के बारे में। सबसे पहले चाइना के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, ताकि बच्चों के दिमाग में सेट हो जाए चाइना की कंसेप्ट। यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज हो गया, इकोनॉमी हो गया। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारा इकोनॉमी। बट द थिंग दैट यू नीड टू नो इज़ दैट कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था वो आपको याद होना चाहिए। और चाइना के बारे में ये पता होना चाहिए कि कनाडा और रशिया के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। ठीक है। और जो इसका एरिया है वो है 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा जो पॉपुलेशन और लैंग्वेज है, पॉपुलेशन इसकी 1393 मिलियन पीपल की है। और लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली यहाँ पे मोस्टली प्रोमिनेंट है। इसके अलावा जो मेन थिंग है वो है हमारी इकोनॉमी। अब स्टार्ट करते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड से। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक कैंपेन है जो 1958 में माओ जेडोंग ने स्टार्ट की थी, जिसका मेन दो पर्पज़ थे। एक था हमारा जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है उसको ट्रांसफॉर्म करना मॉडर्न इकोनॉमी में, और एक क्या था, लोगों प्रमोट करना इंडस्ट्रियल सेक्टर को। अब एग्रीगेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी बनाने के लिए कम्यून सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसका मतलब था कि कुछ फार्मर मिलकर कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे। और ऑन दी अदर हैंड जो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बैकयार्ड्स में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बोला। बट 1958 तक हमने देखा कि 26,000 कम्यून वहाँ पे प्रिवेल कर रहे थे। इसके अलावा जो GLF कैंपेन है, इतनी स्टेप लेने के बाद ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके दो मेन रीज़न थे। एक था सीवियर ड्रोट, और दूसरा था वहाँ पे रशिया और चाइना में किसी चीज़ को लेके कन्फ्लिक्ट हो गया था। दैट्स वाई जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब जो सेकंड है वो है हमारा ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ये भी माओ जेडोंग ने इंट्रोड्यूस करवाया 1965 में, और ये 1966 से 1976 तक कंटिन्यू रहा। यहाँ पे माओ जेडोंग ने जितने भी स्टूडेंट और प्रोफेसर अर्बन एरिया में काम कर रहे थे उनको बोला कि आप कंट्री साइड जाइए, रूरल एरिया की तरफ जाइए और वहाँ जाके काम कीजिए और सीखिए। फिर थर्ड स्टेप जो चाइना की गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए लिया, दैट वाज द रिफॉर्म
इंट्रोडक्शन। जो रिफॉर्म्स थे वो चाइना में 1978 में आए और ये 3 फेज़ में आए। इसको समझने के लिए 2 फेज़ में हम इनिशियल फेज़ में क्या स्टार्ट किया उन्होंने, इनको 3 सेक्टर पे, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे इसको अप्लाई किया। और यहाँ पे क्या किया, जो हमने कोम्यून देखे थे ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर, अब उनको इंडिविजुअल बेस पे ज़मीन को अलॉट कर दिया गया था फर्स्ट फेज़ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के में। और जो लेटर फेज़ में रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए वो अप्लाई किए गए इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमारा मेन है वो है ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी में गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को के लिए डोर को ओपन कर दिया, रूल एंड रेगुलेशन को कम कर दिया। फोर्थ स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया दैट वाज द ड्यूल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। अब गवर्नमेंट ने 2 तरह के प्राइस डिटरमाइन किए। एक डिटरमाइन किए, ड्यूल प्राइसिंग का मतलब ही ये है कि 2 तरह के प्राइस डिटरमाइन करना। अब एक प्राइस डिटरमाइन किए गए फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए कि वो फिक्स्ड क्वांटिटी फिक्स्ड प्राइस पे बेचेंगे जो गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया है। और दूसरा, बाकी जितने भी लोग बच गए इकोनॉमी के अंदर उनके लिए वो प्रोडक्ट को बेचेंगे और ख़रीदेंगे मार्केट प्राइस पे। फिफ्थ स्टेप जो लिया वो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल जोन सेटअप की गई कंट्री में। और यहाँ पे क्या था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कंट्री में आए। और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन थी ये स्पेशली वो एरिया था जहाँ पे ज़्यादा अपलिफ्टमेंट नहीं है। और अगर वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वहाँ पे ग्रोथ होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट चाइना इकोनॉमी एंड चाइना। और थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।